हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लाइट्स चैप्टर में पार्ट 2 लेकर आए हैं। जो प्रीवियस पेपर पिछले क्लास में हम 25 तक करवाए थे, इसी तरीक़े से 26 से कंटिन्यू आज हम करवाएंगे, जो 45 तक जाएगा। अगर इस सेशन में देखिएगा तो रेलवे का लोको पायलट, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ और जेई का ही प्रश्न देखने को मिलेगा, जो प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। तब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और सेशन में देखते हैं कि 26 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है कि दाढ़ी बनाने के प्रयोजनार्थ किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अगर दाढ़ी बनाने का अगर हम बात करते हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा उपयोग करते हैं, तो दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगर अवतल दर्पण का बात करिएगा तो डॉक्टरी में भी उपयोग होता है, इसमें होता है डॉक्टरी में भी प्रयोग करते हैं। अब अवतल दर्पण का उपयोग करने का पीछे खास कारण ये है कि इसके साथ जो अवतल दर्पण के साथ प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। और काल्पनिक के साथ सीधा बनेगा, काल्पनिक के साथ सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक के साथ उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा के साथ इसमें बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। इसलिए डॉक्टर भी इसका उपयोग करता है और दाढ़ी बनाने वाला भी उपयोग करता है अवतल दर्पण का। अगर हम उत्तल दर्पण का देखते हैं तो उत्तल दर्पण में देखेंगे तो उत्तल दर्पण में एक ही प्रतिबिंब बनता है, ओनली इसमें बनता है काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, और इसका उपयोग करते हैं हम गाड़ी के साइड मिरर में हम उपयोग करते हैं। साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। पूछा जाएगा कि दर्पण में बताइए कौन सा दर्पण है, उत्तल या अवतल, जो सिर्फ काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वो है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। हम बात करते हैं दर्पण का, तो दर्पण में देखिएगा दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण का अगर बात करते हैं तो एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। उत्तल और अवतल। उत्तल में फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी होता है जो ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है और अवतल दर्पण में क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। तो अगर इसका राइट आंसर देखेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल दर्पण। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया कि कौन सा विकल्प लेंस के सूत्र को दर्शाता है। अगर लेंस के सूत्र का अगर बात करते हैं तो लेंस का सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u होता है। 1/v माइनस 1/u होता है। ये तो लेंस का हो गया। लेकिन अगर दर्पण का पूछ देगा तो दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ये हो गया दर्पण का सूत्र। हमसे पूछा गया कि लेंस का कौन सा सूत्र होगा, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u जो होगा राइट नंबर आंसर होगा, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। तो प्रकाश आँख में जो प्रवेश करता है वो किससे प्रवेश करता है। तो अगर हम बात करते हैं आँख का, तो आँख के फिगर अगर हम समझाते हैं आपको कि जिसे मानते हैं आँख है। आँख में होता है एक परितारिका, इसको हम बोलते हैं परितारिका, और ये होता है पुप्पिल, जो गोल होता है बीच में होता है पुप्पिल। अगर हम बात करते हैं कि ये सब जो डॉट दिए हैं यही है कॉर्निया। कौन है, तो कॉर्निया है, ये है कॉर्निया। और नेत्रदान में भी हम कॉर्निया का ही उपयोग करते हैं। जिस तरीक़ा से आप मोबाइल में जिसे ग्लास लगाते हैं, मोबाइल में क्या लगाते हैं, ग्लास लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो ग्लास का कांच लगाते हैं ऊपर से ना, तो कांच की तरह नमिनेशन जिसको हम बोलते हैं, तो कांच की तरह कॉर्निया भी है, जो आंख का एक तरह से कांच की तरह क्या है, तो नमिनेशन ही किया हुआ है। तो और बात करेंगे कि ये जो सेकंड वाला है, ये इसको हम बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं, तो परितारिका बोलते हैं, परितारिका। और बीच में बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पुप्पिल। क्या बोलते हैं, तो पुप्पिल बोलते हैं। परितारिका है जो रंग को डिसाइड करता है, और रंग को डिसाइड कौन करता है, तो परितारिका रहता है। जैसे भूरा हो गया, नीला हो गया और काला हो गया, तो ये जो रंग निर्धारित करता है कौन करता है, परितारिका करता है। लेकिन परितारिका का एक और काम है कि पुप्पिल को क्या करता है, तो नियंत्रित करके रखता है, पुप्पिल को नियंत्रित रख के करता है। आपसे प्रश्न में पूछा है कि प्रकाश आँख में प्रवेश करता है तो किसके द्वारा, तो देखिए कि फर्स्ट में मिलेगा किसके द्वारा, तो कॉर्निया के द्वारा प्रवेश करता है। किसके द्वारा, तो कॉर्निया के द्वारा प्रवेश करता है। अगर हम सिलियरी मसल से लेंस और परितारिका का हम जिक्र करते हैं, एक और फिगर आपको हम बताते हैं, वो फिगर से आओ और स्पष्ट आप समझिएगा कि जिसे हम मान लेते हैं कि इस तरीक़ा से आँख है, और आँख का अगर हम बात करते हैं तो आँख में जैसे यहाँ हो गया कॉर्निया, और अगर बात करते हैं कि ये हो गया परितारिका, ये हो गया कॉर्निया, और एक जो दिए हैं ये है परितारिका, और ये हो गया पुपिल। यहाँ से है जो लेंस लटका हुआ रहता है, और ये लेंस होता है उत्तल लेंस। और जो ये लाइन जो हम खींचे हैं, ये ही लाइन को हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल, जो लेंस को समायोजित करने का काम करता है, लेंस को समायोजित करने का काम करता है। और ये हो गया लेंस, और लेंस में बनता है वास्तविक, उल्टा,
उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। पूछेगा कि बताइए आँख में कौन सा लेंस रहता है, तो उत्तल लेंस रहता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। और ये हो गया रेटिना। रेटिना में भी दो कोशिका पाया जाता है, एक शंकु कोशिका पाया जाता है, एक शंकु कोशिका पाया जाता है, और एक पाया जाता है शंकु कोशिका हो गया, एक होता है क्षण कोशिका। शंकु कोशिका है जो कलर प्रदान करता है, रंग को डिसाइड करता है, और क्षण कोशिका है जो तीव्रता को बताता है। क्षण है जो तीव्रता को बताता है। आगे प्रश्न देखिएगा, तो इसका राइट आंसर का अगर हम बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। क्या होगा, तो कॉर्निया होगा। अगले प्रश्न में देखिएगा 29 में बोला है कि इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। हम बताते हैं आपको प्रकीर्णन के बारे में। तो अगर प्रकीर्णन का अगर बात करिएगा, तो प्रकाश का प्रकीर्णन कौन निर्धारित करता है, तो आकाश का नीला रंग दिखना, तारों का टिमटिमाना है अपवर्तन के कारण, अपवर्तन का उदाहरण है तारों का टिमटिमाना। सफ़ेद प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने पर विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाना। तो ये जो दिया गया था, ये भी दिया गया था प्रिज्म को बताता है। किसको बताता है, तो प्रिज्म को बताता है। ये दिया था कौन, तो न्यूटन ने दिया था, आइजैक न्यूटन ने दिया था। आइजैक न्यूटन ने एक प्रिज्म पर एक सफ़ेद किरणें गुजारा था, तो 7 रंगों में विभक्त हुआ था। तो ये दिया था आइजैक न्यूटन ने दिया था। आकाश का नीला रंग दिखना, यही है जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला रंग दिखना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इंद्रधनुष पर देख लेते हैं। इंद्रधनुष ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इंद्रधनुष का अगर हम बात करते हैं, तो इंद्रधनुष जो बनता है कि मानते हैं कि इसमें ये पानी का बूंद है, और यहाँ से प्रकाश किरणें जाता है, तो ये पानी के बूंदे से क्या हो जाता है, तो परिवर्तित हो जाता है। और परिवर्तित हो जाता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो ये जो एक माध्यम से उसी माध्यम में वापस लौट के आता है, उसी को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। लेकिन ये बताइए कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, उसको हम बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं, तो अपवर्तन बोलते हैं। और ये जो 7 रंगों में विभक्त हुआ, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपन बोलते हैं। तो अगर हम पूछेगा कि इंद्रधनुष किसकी वजह से बनता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपन इसका मुख्य है। लेकिन अगर सहायक में बोलेगा तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी, अपवर्तन भी, और साथ में परावर्तन भी होता है। तो ये कभी कभी ऑप्शन में तीनों मर्ज करके पूछ लेता है। तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का पूर्ण वर्ण विक्षेपन ही है, लेकिन सहायक में पूर्णांतरिक परिवर्तन भी करता है, अपवर्तन भी करता है, और साथ में परावर्तन भी करता है। अगर इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, और एक होता है द्वितीयक। अगर प्राथमिक में बात करिएगा तो 2 होता है अपवर्तन, 2 बार होता है अपवर्तन, और 1 बार होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। लेकिन द्वितीयक में बात करते हैं तो द्वितीयक में होता है 2 बार होता है अपवर्तन, 2 बार होता है अपवर्तन, और 2 बार होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ये अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि निकट दृष्टि दोष को भी कहा जाता है। अगर हम निकट दृष्टि दोष का अगर हम बात करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखता है, जो अस्पष्ट दिखता है वो निकट की वस्तु ही दिखता है, निकट की वस्तु। लेकिन दिक्कत क्या होता है, उसका दोष होता है किसमें, तो दूर में दोष होता है, तो दूर में। तो दोष, तो निकट दृष्टि दोष में दूर में दोष होता है। तो ये बताइए, इसी को निकट दृष्टि दोष को ही हम कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं, मायोपिया। और निकट दृष्टि दोष के उपचार में हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं दूरदृष्टि दोष। और इसको उपचार में हम लेते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेते हैं, तो उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष है कि दूर की वस्तु दिखेगा, कि निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। अगले प्रश्न देखिएगा 31 नंबर। 31 में बोला है कि निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट में उस उपकरण का संकेत मतलब सिग्नल देता है जिसे वह नियंत्रित करता है। अगर हम प्रकाश में रिमोट का अगर हम बात करते हैं कि प्रकाश टेलीविजन रिमोट में उस उपकरण को संकेत देता, सिग्नल देता है जिसे वह नियंत्रित करता है, तो ये काम करता है, कौन सा करता है, तो ये काम करता है अवरक्त किरणें करता है। कौन करता है, तो अवरक्त करता है। अब ये बताइए कि अवरक्त करता है, तो ये सब सारा है जो एक्सरे दिया है, प्रवेगनी दिया है, ये हो गया ये। अगर तीनों का हम बात करते हैं तो तीनों है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग है तो अवरक्त भी है, एक्सरे भी है, ध्रुवित भी है। एक्सरे की खोज जो किया था, वो खोज किया था इसको रोंटजन ने खोज किया था। कौन किया जाता है, रोंटजेन ने किया था। और एक्सरे का उपयोग जो हम लोग करते हैं टूटी हड्डियों को पता लगाने में, टूटी हड्डियों को पता लगाने में,
टूटी हड्डियों को पता लगाने के लिए एक्सरे का उपयोग करते हैं। अगर हम प्रावैज्ञानिक अगर हम बात करते हैं तो प्रावैज्ञानिक का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो नकली दस्तावेज को पता लगाने में, नकली दस्तावेज को पता लगाने में। इसी का बात करते हैं तो खोज किया था रीटर ने। और इसी का हम बात करते हैं कि प्रावैज्ञानिक का उपयोग किया है तो जल को कीटाणु रहित बनाने में, जल को कीटाणु रहित बनाने में। एक्सरे का हम बता दिए, एक्सरे का खोज किया था रोंटगन ने। अवरक्त का खोज किया था हर्शेल ने, इसका खोज किया था हर्शेल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरणें का उपयोग करते हैं। जैसे देखिएगा तो अवरक्त किरणें का उपयोग करते हैं हम लोग, जो दोथी लगा हुआ रहता है, कैमरा लगा हुआ रहता है, तो कैमरा में भी रिमोट में भी अवरक्त किरणें का उपयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अवरक्त किरणें हैं। और ये तीनों हो गया तो विद्युत चुंबकीय तरंग हुआ। अगले प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 32। अगर 32 का अगर हम बात करते हैं तो 32 में बोला है कि एक लेंस जिसकी पावर 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगी। ये बताइए कि 2 डायोप्टर दिया है तो पहला नंबर में प्लस में दिया है, तो प्लस में दिया है तो जब भी होगा तो उत्तल ही होगा। अब उत्तल लेंस हो जाए या उत्तल दर्पण हो जाए ये तो क्लियर नहीं किया है कि ये पता है कि फोकस जब भी आवेगा तो पॉजिटिव में आवेगा। आपको हम पावर निकालने के लिए हम बताए थे कि P बराबर 1/f होता है जब फोकस मीटर में दिया हुआ रहता है, लेकिन जब f बराबर 100/f होता है जब ये सेंटीमीटर में दिया हुआ रहता है। आपको पता है कि 2 डायोप्टर दिया गया है और मीटर में भी है और सेंटीमीटर में भी है। तो ये बताइए कि अगर हम सेंटीमीटर का लगाते हैं तो सेंटीमीटर का लगा के देख लीजिए तो ये बताइए कि f बराबर हम 100/p भी हम लिख सकते हैं। f बराबर तो f अगर लीजिएगा तो 100 और p का मान अगर 2 लीजिएगा तो f जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लिया सेंटीमीटर वाला। तो 50 सेंटीमीटर ऑप्शन में है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब ये बताइएगा, कहिएगा कि मीटर में क्यों नहीं होगा। आपको पता है कि जब भी पावर जो दिया हो रहा थी, क्या बोलते हैं, फोकस जो दिया रहता है वो सेंटीमीटर में ही दिया जाता है अधिकांश, और उसी को हम चेंज कर देते हैं किसमें, तो मीटर में करके, और हम शक्ति निकालते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस हो गया, तो उत्तल लेंस हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा जो 50 सेंटीमीटर ही होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि n बराबर 3 और n बराबर 2 स्तर में किसी इलेक्ट्रॉन के परिवर्तन से लाइन उभरती है, इलेक्ट्रॉन के परिवर्तन से लाइन उभरती है। तो इस प्रश्न के देखिएगा, इस प्रश्न का आंसर देखिएगा तो इस प्रश्न का आंसर जो होता है वो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है, तो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है। अगर दृश्य स्पेक्ट्रम होता है कि n बराबर 3 से n बराबर 2 स्तर में किसी इलेक्ट्रॉन के परिवर्तन से क्या कौन सा लाइन बनता है, तो दृश्य स्पेक्ट्रम बनता है। कौन सा लाइन बनता है, तो दृश्य स्पेक्ट्रम बनता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न बोला उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है। हम आपको पिछले क्वेश्चन में भी करवाए हैं, शायद 26 या 27 जो भी क्वेश्चन था उसमें हम बताए थे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और पूछता है कि बताइए किस में ओनली काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको हम ये भी बताए थे कि ओनली काल्पनिक सीधा और छोटा जो प्रतिबिंब बनता है वो सिर्फ उत्तल दर्पण में ही बनता है। अगर उत्तल दर्पण का अगर हम बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में ओनली जो बनेगा वो बनेगा काल्पनिक सीधा और छोटा बनेगा। काल्पनिक को ही एक और नाम बोलते हैं, उसको बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं, तो आभासी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसका फोकस होता है पॉजिटिव, इसका फोकस होता है पॉजिटिव। और उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं हम साइड मिरर में। किसमें करते हैं, तो साइड मिरर में उपयोग करते हैं। किसका, उत्तल दर्पण का। और साइड मिरर में उपयोग करने की वजह यही है कि काल्पनिक भी दिखाएगा, सीधा और छोटा दिखाएगा, इसलिए इसको हम प्रयोग करते हैं साइड मिरर में। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आभासी सीधा और छोटा। ऑप्शन नंबर ए होगा आभासी सीधा और छोटा, आभासी सीधा और छोटा। अगर हम आपको बताते हैं कि अवतल दर्पण का अगर पूछ ले तो अवतल दर्पण में हम आपको बताएं और बेर बता रहे हैं इसलिए कि याद हो जाए। अवतल दर्पण में हम बताए थे कि वास्तविक भी बनता है और वास्तविक के साथ बनता है उल्टा। वास्तविक के साथ क्या बनता है, तो उल्टा। और इसमें बनता है छोटा भी बड़ा भी बनता है, बड़ा के साथ साथ छोटा भी बनता है, और छोटा के साथ साथ बराबर भी बनता है। लेकिन यही बात करते हैं कि अवतल दर्पण में काल्पनिक का, तो इसमें काल्पनिक बनता है, काल्पनिक भी बनता है और सीधा भी बनता है। और सीधा के साथ साथ इसमें याद रखेगा इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यही अंतर है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक सीधा और बड़ा बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में बनता है काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर अवतल दर्पण में बात करिएगा तो फोकस इसका होता है नेगेटिव। क्या होता है, तो नेगेटिव। इसका उपयोग करते हैं हम लोग दंत चिकित्सक में, दंत चिकित्सक में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई है, बाहर की ओर उभरी हुई होती है, वो क्या कहलाता है। तो आपको हम बता देते हैं कि बाहर की ओर अगर उभरी हुई होती है तो गोलाकार दर्पण में बाहर की ओर उभरी होती है तो वो होता है उत्तल दर्पण। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस। तो अगर बात करते हैं कि देखिए ऊपर बाहर की ओर उभरा हुआ है तो बाहर की ओर उभरा हुआ है तो ये होता है उत्तल दर्पण।
कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? तो उत्तल दर्पण होगा। अगर हम बात करते हैं अवतल दर्पण के, तो ये देखिएगा अवतल दर्पण का शेप होता है इस तरीका से, और अवतल दर्पण में देखिएगा तो राइट साइड हमेशा राइट साइड प्रिंट होता है। अब ये बताइए सेंटर तो हो जाएगा यहाँ, फोकस होगा यहाँ। देखिएगा इसका चिकना सतह जो होता है वो धंसा हुआ होता है, चिकना सतह धंसा हुआ होता है, और इसका चिकना सतह देखिए उभरा हुआ रहता है। तो ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, और ये हो गया ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक चीन प्रॉपर्टी भी हम आपको बता देते हैं कि चीन प्रॉपर्टी में दाएं साइड होता है पॉजिटिव और बाएं साइड होता है नेगेटिव, और ये जो हम कंसीडर करते हैं वो ध्रुव से करते हैं, तो इसका भी ध्रुव दिखेगा तो राइट में जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा, इसलिए उत्तल दर्पण का एफ जो फोकस होता है पॉजिटिव। और ये देखिएगा अवतल दर्पण का यहाँ से ध्रुव से उठाइएगा तो बाएं साइड होता है केंद्र, और यहाँ होता है फोकस, तो फोकस होता है, इसलिए अवतल दर्पण का फोकस होता है जो नेगेटिव होता है। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? तो नेगेटिव होता है। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि जब डेट अगर आता है एलपी का, संभावना तो है कि नवंबर में पेपर ले लिया जाएगा, उस डेट में हम न्यूमेरिकल आपको लाइट चैप्टर का बहुत अच्छे से करवाएंगे। और ईजी आपको लग रहा होगा कि 2018 के पेपर ईजी लेके आए हैं, धीरे धीरे हम आगे भी पेपर 2022 के ग्रुप डी का भी पेपर हम कराएंगे। ऐसा ना समझे कि ईजी करा के हम हट जाएंगे, हम 2022 का भी पेपर उठावेंगे और उसका न्यूमेरिकल भी हम करवाएंगे आपको। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर। हम आपको बताए थे कि अधिकतर में फोकस जो मिलेगा तो आपको सेंटीमीटर में ही मिलेगा, बहुत रेयर मिलता है मीटर में। तो उसका फार्मूला भी हम आपको बता दिए हैं कि अगर मीटर में दे दिया तो 1/f सीधे लगा दीजिएगा जब मीटर में दिया हो, ये हो गया मीटर के लिए। लेकिन अगर वही सेंटीमीटर में दे दिया तो सेंटीमीटर का डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा 100/100 तो ये होता है सेंटीमीटर में, ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब सेंटीमीटर में दिया है तो आप लगा सकते हैं कि P बराबर होगा 100 और बट्टा 25, तो P बराबर होगा जो 25 को 104 डायोप्टर होगा। लेकिन प्लस में या माइनस में तो आपको पता है कि प्लस में दिया हुआ है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, और उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डायोप्टर, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में हम करेंगे, तो इसका डी में हो गया। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में देखिएगा कि पृथ्वी की समतल सतह पर, पृथ्वी की समतल सतह पर, पृथ्वी की समतल सतह पर, पृथ्वी की समतल सतह पर पहुंचने वाली एक वैश्विक विकिरण रेडिएशन द्वारा स्पष्ट की जाती है। बोला गया है कि पृथ्वी के समतल सतह पर पहुंचने वाली वैश्विक विकिरण द्वारा स्पष्ट की जाती है, मतलब किसमें की जाती है? तो प्रति घंटा बीम रेडिएशन वाई प्रति घंटा डिफ्यूज, ये गलत है। फिर बोला है प्रति घंटा डिफ्यूज रेडिएशन बटा प्रति घंटा बीम, ये भी गलत है। प्रति घंटा बीम रेडिएशन प्रति घंटा डिफ्यूज, ये भी गलत है। लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा प्रति घंटा बीम रेडिएशन और ऐड होता है प्रति घंटा डिफ्यूज रेडिएशन। अगर हम प्लस का हम बात करते हैं तो इसमें तो प्लस नहीं दिया है, इसमें जो आंसर इसका होगा, एक सेकंड, इसका आंसर वो होगा जो बीच में प्लस छूट गया है टाइपिंग में, प्रति घंटा बीम रेडिएशन रेडिएशन, और जब प्लस हो जाएगा प्रति घंटा डिफ्यूज रेडिएशन। इसका आंसर जो होगा ये होगा कि प्रति घंटा बीम रेडिएशन प्लस प्रति घंटा डिफ्यूज रेडिएशन होता है। ये होता है पृथ्वी की समतल सतह पर पहुंचने वाली वैश्विक विकिरण के द्वारा स्पष्ट की जाती है प्रति घंटा बीम रेडिएशन, और प्लस लगा लीजिएगा प्रति घंटा डिफ्यूज रेडिएशन होता है, प्लस प्रति घंटा डिफ्यूज रेडिएशन होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि निम्न में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का चयन करना है, तो असंगत में बोला है पार्श्विक अक्ष, ध्रुव, वक्रता, त्रिज्या, मुख्य अक्ष। आपको हम बताते हैं कि अगर गोलीय दर्पण लीजिएगा तो गोलीय दर्पण लीजिए, या कोई भी दर्पण लीजिएगा तो गोलीय से ही निकला है। तो एक होता है सेंटर, अगर बात करते हैं तो यहाँ होता है ध्रुव, और ये भी होता है ध्रुव। और ये बताइए ये होता है फोकस, और ये होता है ध्रुव जिसको हम बोलते हैं पोल। तो ये बताइए ध्रुव भी एक रिलेशन में बैठेगा, वक्रता त्रिज्या भी एक में बैठेगा, मुख्य अक्ष भी बैठेगा, और इसको पूरा को हम कहते हैं मुख्य जो पार करता है आर पार होता है, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। और लेकिन वास्तविक अक्ष होता है जो एरा में भिन्न है, तो इसका राइट आंसर होगा पार्श्विक अक्ष। कौन सा होगा? तो पार्श्विक अक्ष होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि अवतल दर्पण की फोकस लंबाई, अवतल दर्पण की फोकस लंबाई, अवतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है, तो आपको हम बताए थे कि चीन प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा, एक होता है माइनस और एक होता है प्लस। एक सेकंड, ये होता है माइनस और ये होता है माइनस और ये होता है प्लस। आपको अवतल दर्पण का बात किया है, तो अवतल दर्पण का अगर फिगर बनाइएगा तो ये हो गया पोल, ये हो गया आपका सेंटर, और ये हो गया आपका फोकस। बोला है फोकस दूरी, तो ये बताइए फोकस तो कौन साइड है? बाएं साइड है। तो ये बताइए ये जो पोल है इसी तरीका से यहाँ भी लीजिएगा पोल से, तो बाएं साइड लीजिएगा तो देखिए बाएं साइड नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही आवेगा, तो एफ होगा जो नेगेटिव होगा, तो हम क्या कह सकते हैं? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। लेकिन वही अगर उत्तल दर्पण का बात करते हैं तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी उत्तल दर्पण का जिक्र किया है, तो सेकंड क्वेश्चन में अगर उत्तल दर्पण का उपयोग किया है तो उत्तल दर्पण में इस तरीका से बनेगा। और उत्तल दर्पण का अगर हम बात करते हैं तो इसका यहाँ होगा सेंटर,
ये होगा फोकस और ये होगा पोल। ये बताइए कि अगर चिन्ह प्रॉपर्टी का अगर यूज करिएगा तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, पोल हो गया ये और इसका भी पोल हो गया ये। यहाँ से राइट साइड में प्लस है तो देखिएगा कि फोकस है राइट साइड में, तो इसका इसलिए फोकस होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसका भी हो जाएगा ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई हो जाएगा धनात्मक। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है यदि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, आर जो दे दिया है वो दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो आपको पता है कि फोकस दूरी जो निकलता है, मानते हैं कि कोई भी दर्पण गोलाकार दर्पण दिया है तो गोलाकार दर्पण का एफ बराबर जो निकलता है, एफ बराबर जो निकलता है वो r/2 होता है, एफ बराबर r/2 होता है। तो ये बताइए कि एफ बराबर r कितना दिया है? तो 10 सेंटीमीटर दिया है और बटा 2 करेंगे तो एफ जो निकलेगा वो निकलेगा 5 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन ई r/2 आया कहाँ से वो भी आपको हम समझा देते हैं। अगर मानते हैं कि ये हम गोलीय दर्पण लिए, कौन सा दर्पण लिए? तो गोलीय दर्पण। आपको पता है कि एक ध्रुव यहाँ जाएगा, एक ध्रुव यहाँ जाएगा, जो मतलब सर्कमफ्रेंस पर होगा। ये बीच में हो जाएगा सेंटर, सेंटर से अगर इसको मिलाइएगा तो ये केंद्र का काम करेगा जिसको सेंटर बोलते हैं, और यहाँ भी मिलाइएगा तो ये भी केंद्र का काम करेगा। तो ये भी पोल हो गया, ये भी पोल हो गया, और बीच में होता है फोकस, और यहाँ भी बीच में होता है फोकस। अगर बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक होगा रेडियस, सेंटर से पोल तक के बीच होगा रेडियस। तो अगर ये बताइए कि रेडियस का अगर आधा करेंगे तो फोकस मिलेगा कि नहीं? तो हम कह सकते हैं ना कि आर जो एफ निकलेगा, एफ जो निकलेगा वो रेडियस का आधा कर देंगे तो फोकस दूरी निकल जाएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि जब किसी भी वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति क्या बनेगी? आपको अवतल दर्पण का हम बताते हैं पूरा सार कि क्या अवतल दर्पण में है। अवतल दर्पण का अगर पूरा फिगर देखिएगा तो इसमें ग्रुप डी में 2022 में भर भर के पूछा है। अगर प्रीवियस पेपर हम कराएंगे 2022 का तो देखिएगा कि इसका लेवल कहाँ तक उठाया है जी। अगर बात करते हैं कि ये है अवतल दर्पण, और ये अवतल दर्पण का ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर, और ये हो गया अनंत। अगर हम वस्तु को अगर अनंत पर रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब बन जाएगा फोकस पर। तो हम यहाँ ले लेते हैं कि फोकस पर। अगर वस्तु को हम यहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब बन जाएगा इसका सेंटर और फोकस के बीच में। यहाँ अगर सेंटर पर रखिएगा तो सेंटर पर ही बनेगा। अगर वस्तु को रखेगा सेंटर और फोकस के बीच में तो ये बनेगा सेंटर और अनंत के बीच में। अगर वस्तु को फोकस पर रखिएगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। अगर फोकस और पोल के बीच में रखिएगा तो ये बन जाएगा पीछे चल जाएगा। अगर आपको हम बताते हैं कि यहाँ तक बनता है छोटा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब, और यहाँ तक जो बनता है ये बड़ा बनता है, और ये जो बनता है ये बनता है बराबर प्रतिबिंब बनता है, और ये सब बनता है वास्तविक। क्या बनता है? तो हम साइड में लिख देते हैं कि वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। और यहाँ बनता है काल्पनिक, काल्पनिक, और आपको हम बताए होंगे कि सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए तीनों तरीके से यहाँ से प्रतिबिंब बन गया। वास्तविक में बड़ा, छोटा और बराबर भी बना, काल्पनिक में सीधा और बड़ा बना। अगर हम यहाँ एक काउंट करेंगे तो यहाँ एक लीजिएगा, यहाँ 2 काउंट करेंगे तो यहाँ 2 लीजिएगा, यहाँ 3 करिएगा तो यहाँ 3 होगा, 3 होगा। इसी तरीक़ा से बैठा लीजिएगा, यहाँ 3 तो 1 हो गया, 2 हो गया तो यहाँ 3 हो गया। अगर यहाँ 4 लीजिएगा तो यहाँ 4, और यहाँ 5 लीजिएगा तो यहाँ 5, और यहाँ 6 लीजिएगा तो यहाँ आपका बाहर चल जाएगा। तो वही बोला है कि जब किसी भी वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा है, ये बताइए सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, और यहाँ एफ हो गया, यहाँ एफ हो गया, ये बीच में रखिएगा तो ये बताइए 4 है तो 4 बना कहाँ? तो सी के बाद बना है। तो हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर होगा सी के बाद। एफ पर नहीं होगा, अनंत पर नहीं होगा, 2 पर नहीं होगा, तो ये सी के बाद बनेगा, मतलब सी के बाद बनेगा। अगले प्रश्न देखिएगा 43 नंबर। वक्रता के केंद्र से गुजरने वाली रेखा और घुमावदार सतह के ध्रुव को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा और घुमावदार सतह के ध्रुव को क्या कहा जाता है? अगर हम देखते हैं ऑप्शन में फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, आगे देखिएगा फोकस, वक्रता, त्रिज्या और मुख्य धुरी। तो अगर हम बात करते हैं इसका राइट आंसर होगा जो मुख्य धुरी होगा। क्या होगा? तो मुख्य धुरी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य धुरी, मुख्य धुरी। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य धुरी। अगला बोला गया है कि परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन, परावर्तित किरणों का वास्तविक प्रतिच्छेदन, परावर्तित किरणों का वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं उसको हम कहते हैं वास्तविक। स्क्रीन पर देखते हैं जो कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? वास्तविक। आभासी नहीं हो सकता है, काल्पनिक भी नहीं हो सकता है, तो क्या कहेंगे? तो आभासी, अति वास्तविक। क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका वास्तविक होगा, जो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं वो कौन सा होता है? तो वास्तविक होता है। क्या होता है? तो वास्तविक होता है। अगले प्रश्न देखिएगा
अगले प्रश्न में बोला गया है कि दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो वक्रता का केंद्र ध्रुव और वक्रता त्रिज्या की से समान दूरी पर होता है। वक्रता का केंद्र ध्रुव और वक्रता केंद्र, अगर हम वक्रता का केंद्र का अगर बात करते हैं तो केंद्र हो गया, ये हो गया ध्रुव और त्रिज्या। तो ये बताइए कि समान दूरी पर होता है। तो समान दूरी पर देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र हो गया तो आर हो गया, और वक्रता त्रिज्या तो समान दूरी पर नहीं होता है, समान दूरी पर नहीं होता है। सभी दूरियों को ध्रुव से मापा जाना चाहिए। ये सही है कि सभी दूरियों को ध्रुव से ही मापा जाता है, सभी दूरियों को ध्रुव से ही मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि सभी दूरियों को ध्रुव से ही मापा जाना चाहिए। 45 क्वेश्चन पूरा हुआ है और इसके आगे भी नेक्स्ट सेशन आते रहेगा। अगर बढ़िया सेशन लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।